दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो इसको पूरा ज़रूर से देखिएगा। और साथ ही आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और साथ ही दोस्तों मैंने 2 से 3 वीडियोस प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को एक्सेस नहीं किया है तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से उन्हें एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश की तरंग सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिए गए हैं। तो ध्रुवण, विवर्तन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फिर व्यतिकरण। तो भाई इनमें से जो है कौन सा चीज़ जो है वो आपके प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको जो है प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि भाई ये जो है ये आपके क्वांटम की कण की प्रकृति से समझाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसे प्रकाश के वैद्युत तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सकता। क्लियर है? चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों साथ ही में एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के द्वारा 3 नए कोर्सेज को शुरू किया गया है, जो कि आपके हैं अपाची एयरफोर्स XY ग्रुप एग्ज़ाम, रणभूमि NDA और वीर NDA। तो भाई अगर आप लोगों में से कोई भी NDA एग्ज़ाम या फिर एयरफोर्स XY ग्रुप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो इन कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकता है। काफ़ी शानदार कोर्सेज होने वाले हैं, बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप लोग एयरफोर्स XY ग्रुप एग्ज़ाम और NDA एग्ज़ाम का रिटर्न आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। तो अगर आप लोग इन कोर्सेज के लिए इनरोल करना चाहते हो तो आप लोगों को अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद में आप लोगों को सिंपली वहां पे रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर हो जाने के बाद में आपसे वहां पे पूछा जाएगा कोर्स। तो दोस्तों कोर्स में आपको डिफेंस की कैटेगरी में चूज करना है NDA, एयरफोर्स XY और नेवी को। उसके बाद में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा गेट सब्सक्रिप्शन के लिए, तो आपको वहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ करना है। और जैसे ही आप लोग सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ कर लेंगे आपसे पूछेंगे एक रेफरल कोड। तो वही रेफरल कोड में आप लोगों को डिफेंस पॉइंट जरूर से फिल कर देना है, जिससे कि अच्छा खासा डिस्काउंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इन कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि साइक्लोट्रॉन के द्वारा निम्न को त्वरित किया जा सकता है, यानी कि साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस फॉर एक्सेलरेटिंग। ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन, मुक्त आयन, न्यूट्रॉन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हम लोग जानते हैं भाई लोग कि साइक्लोट्रॉन के द्वारा अल्फा कण और प्रोटॉन को त्वरित किया जाता है। ठीक है, लेकिन इससे जो है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पर जो है थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें भाई किसके द्वारा उत्पन्न होती है ये बताना है। ऑप्शंस में दिए गए हैं स्थिर आवेश, गतिज आवेश, त्वरित आवेश या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो है ये आपके भाई उत्पन्न होती है त्वरित आवेश के कारण। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 3, त्वरित आवेश से जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। एक चीज़ और समझिए कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है ये आपके विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश की चाल से चलती है। ये पॉइंट भी आपको भाई लोग ध्यान में रखना है, काफ़ी बार देखने को मिलता है। एक्स ग्रुप में भी जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि समान वेग से चलने वाले निम्न कणों में से जिस कण की तरंग दैर्ध्य जो है यानी कि वेवलेंथ वो सबसे ज़्यादा लंबी होगी वो कौन सा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लंबा वेवलेंथ वाला कण कौन सा होगा ये बताना है समान वेग से चलने वाले कणों में। तो ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं देखिए, अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो भाई लोग इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बीटा कण। ठीक है, बीटा कण जो है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होगी। ठीक है, कैसे होगी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लेमडा बराबर क्या होता है। लेमडा बराबर होता है आपका H/P।
ये होता है बिल्कुल। अब देखिए इस P को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस P को मैं लिख सकता हूँ mv, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा H/mv, ये हो गया। अब देखिए मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m और लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, ये लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया कि बीटा कण का द्रव्यमान दिए गए ये जो ऑप्शंस हैं उनमें सबसे ज़्यादा कम है, इसलिए जो है कण की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो भाई क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूटन का शीतलन का नियम निम्न में से किसका विशेष रूप है, ठीक है। तो न्यूटन का जो शीतलन का नियम है वो इन ऑप्शंस में से किसका एक विशेष रूप है, ये बताना है। ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिए गए हैं। तो विन का विस्थापन नियम, किरचॉफ का नियम, प्लांक का नियम या फिर स्टीफन का नियम, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टीफन का नियम। न्यूटन का जो शीतलन नियम है ये आपके स्टीफन के नियम का विशेष रूप है। और ये जो क्या होता है, तो ये भाई होता है आपका डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा जीरो। ये आपने पढ़ा है बिल्कुल। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डायोड जो कि विभव नियमन में प्रयुक्त होता है वो कौन सा है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। फोटो डायोड, पिन डायोड, वेरेक्टर डायोड या फिर जेनर डायोड। तो भाई इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जेनर डायोड, ठीक है। जेनर डायोड में कुछ अतिरिक्त मतलब डोपिंग करके उसको जो है विभव नियमन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है थोड़ी सी अलग से डोपिंग करनी पड़ती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जेनर डायोड। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, एक्स ग्रुप में आ चुका है कि निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। तो इनमें से आपको यह बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो है कौन सी नहीं है। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। टेस्ला, गाउस, न्यूटन किलोग्राम मीटर, न्यूटन प्रति किलोग्राम मीटर या फिर वेबर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, वेबर। अब देखिए वेबर क्यों, तो भाई चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है, टेस्ला होती है एसआई पद्धति में, और गाउस क्या होती है सीजीएस पद्धति में, ठीक है। और वेबर जो है ये वेबर किसकी होती है, तो वेबर जो है भाई आपकी चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की नहीं, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेबर, क्योंकि ये भाई आपके चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है, ना कि चुंबकीय क्षेत्र की। क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो भाई अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के बलों के बीच में जो है कलांतर कितना होता है, ठीक है। तो भाई कलांतर कितना होता है, तो भाई इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, π/2, ठीक है, π/2। विद्युत तथा चुंबकीय बल क्षेत्रों के बीच में जो कलांतर होगा ये आपका होता है π/2, क्योंकि देखिए विद्युत तरंगें और चुंबकीय तरंगें ये जो है एक दूसरे के लंबवत होती है, आपको पता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक सरल आवर्त गति कर रहे कण की ऊर्जा निर्भर करती है। तो भाई किस पर निर्भर करती है ये बताना है। ऑप्शंस देखिए, आरंभिक अवस्था पर, आयाम पर, आवृत्ति पर या फिर आयाम और आवृत्ति पर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, आयाम और आवृत्ति दोनों के ऊपर। क्योंकि देखिए क्या होता है, हमने पढ़ा है कि E बराबर क्या होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर। अब आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये m, a और ओमेगा क्या होता है। तो भाई m क्या हो जाता है यहाँ पे, तो m जो है आपका होता है कण का द्रव्यमान, ठीक है। ओमेगा क्या है यहाँ पे, तो ओमेगा हो जाएगा आपका कोणीय आवृत्ति, और a क्या है, तो a जो है ये आपका आयाम है। क्लियर है। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अगर एक 5 ग्राम का पिंड पृथ्वी के केंद्र से जाती हुई सुरंग में छोड़ दिया जाए तो उसकी गति होगी,
ठीक है, तो उसकी गति कौन सी होगी ये बताना है। तो देखिए भाई, जब किसी पिंड को पृथ्वी के केंद्र से जाती हुई सुरंग में छोड़ा जाए तो इसमें जो है ये भाई आपके सरल आवर्त गति करेगा। ठीक है, सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मूले के माध्यम से समझाऊं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई रूट आर अपॉन जी। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए आर क्या होता है, तो आर जो है ये आपका होता है पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, और टी क्या होता है, तो भाई टी होता है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्लियर है, चलिए। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 100 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो 100 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा पूछी गई है। तो हम लोग जानते हैं कि भाई फोटोन की ऊर्जा कैसे निकालते हैं, तो हम लोग निकालते हैं ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा वाले फॉर्मूले से। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लेमडा की वैल्यू आपको दी गई है। अब जो है आप लोग वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। तो भाई इसका जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.0 इंटू 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। लेमडा की वैल्यू आपको क्या रखनी है, तो 100 एंगस्ट्रॉम जो है आपको लेमडा की वैल्यू रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो भाई क्वेश्चन दिया गया है कि ऊष्मा चालकता की विमा क्या होती है। ठीक है, तो ऊष्मा चालकता की विमा आपको बतानी है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो ऊष्मा चालकता की विमा जो है क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एम एल T-3 और θ-1 क्यों होगा, तो देखिए ऊष्मीय ऊर्जा Q बराबर क्या होता है, तो ऊष्मीय ऊर्जा Q बराबर होता है K A डेल T अपॉन डेल X, ये होता है। और K यहाँ पे क्या है, तो K भाई यहाँ पे क्या होता है, ऊष्मा चालकता गुणांक होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका K बराबर Q डेल X अपॉन A डॉट डेल टी। अब जो है आप लोग विमा निकाल सकते हो। तो करेक्ट आंसर आप क्या क्या आएगा, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ML T-3 और θ-1। क्लियर हो गया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक ठोस लोहे के गोले को गर्म किया जाता है। ठीक है, तो निम्न में से किस राशि में जो है न्यूनतम प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए राशियाँ कौन कौन सी दी गई है आपको यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो है भाई आपको राशि दी गई है त्रिज्या यानी कि रेडियस, पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया, वॉल्यूम यानी कि आयतन, और डेंसिटी यानी कि घनत्व। तो देखिए भाई लोहे के बॉल को गर्म करेंगे जब, तो उसमें जो है प्रतिशत वृद्धि का अनुपात क्या होता है ये आपको याद रखना है, मैं बता दे रहा हूँ। तो भाई ये जो है आपका होता है 1:2:3। ठीक है, यानी कि क्या क्या, तो देखिए ये हो गया आपका त्रिज्या यानी कि रेडियस। ठीक है, और ये दो जो है किसका अनुपात होता है, ये आपका अनुपात होता है क्षेत्रफल का, पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया, और ये जो 3 है ये किसका होता है, ये आपका होता है भाई घनत्व यानी कि डेंसिटी। तो देखिए यहाँ पर जो है न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि किसकी हो जाएगी, तो भाई जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, त्रिज्या, क्योंकि ये होता है 1 अनुपात। ठीक है, तो भाई 1:2:3 होता है लोहे की गेंद को गर्म करने पर। तो ये आपको याद रख लेनी है वैल्यू। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। बट तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 प्रतिरोधक एक त्रिभुजाकार आकृति में निम्न प्रकार से लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस त्रिभुज की आकृति में। और अब जो है आपको बताना है कि ए और बी के बीच का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि ये जो बिंदु ए है और बिंदु बी है इनके बीच का प्रभावी प्रतिरोध यानी कि इनके बीच का जो तुल्य प्रतिरोध होगा ये क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूले से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है 1/r = 1/r1 + r2 होता है। ठीक है, तो भाई उस फॉर्मूले से हम लोग वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो भाई R1 की वैल्यू हो जाएगी ए और बी के बीच में कितना दिया गया 40 ओम। ठीक है, और R2 क्या हो जाएगा, तो R2 भाई आपका हो जाएगा, इधर दिया हुआ है 100 ओम और इधर दिया हुआ है 60, यानी कि 160 हो गया ये।
क्लियर है। चलिए अब देखिए हमें क्या बोला गया है कि पॉइंट ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो ए और बी के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/40 और ये हो जाएगा 1/160 यानी कि 160। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये भाई आपका हो जाएगा r बराबर 40 गुणे 160। मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा सा कट कर दिया है, ठीक है। 160 अपॉन 40 प्लस 160 एलसीएम लेकर के आप कर सकते हो, बिल्कुल इजी हो गया। तो भाई इसका आंसर जो आएगा आपका, ये आएगा 32 ओम, 32 ओम जो है आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन फॉर यू में आप लोगों के लिए है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन फॉर यू में आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी राशि जो है वो एक अदिश राशि है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है, और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं एरिया यानी कि क्षेत्रफल, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स। तो भाई इनमें से कौन सी जो है वो एक अदिश राशि है, आपका सही आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो जो है थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हुए हो तो भाई उसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा आप लोगों को हमारी वेबसाइट की लिंक भी जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग वहां से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को चेक कर सकते हो, और साथ ही जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। सारी लिंक्स आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।